सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय मींस ऑफ कंपोनेंट्स की मदद से अपन वेक्टर्स को अब ऐड करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट की मदद से कैसे? पहले अपन देखिए कि पहले मतलब 2-3 लेक्चर पहले कि दो वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं, ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, अभी अपन कंपोनेंट्स की मेथड से ऐड करेंगे। कंपोनेंट बोले तो अभी अपन पिछले लेक्चर में ही पढ़े, चलो थोड़ा सा रिकैप करते हैं पिछले लेक्चर का। ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर चालू करें। तो पिछले लेक्चर में अपन पढ़े थे कि अगर एक वेक्टर इधर कहीं जाता है तो उसका एक एक्स एक्सिस में भी कंपोनेंट बनता है, एक वाई एक्सिस में भी कंपोनेंट बनता है। एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट बनता है उसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। अगर ये फोर्स का वेक्टर है इधर तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट इधर बनेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एक्स कंपोनेंट कैसे होगा? एफ कॉस थीटा। ठीक है, और एक वाई कंपोनेंट भी बनता है जो कि इधर बनता है, ये वाई कंपोनेंट है, इसको एफ वाई बोलते हैं। ठीक है, एफ वाई क्या होता है? एफ वाई होता है एफ साइन थीटा। इतना कहानी अपने को पूरा क्लियर था। ठीक है, ये चीज़ अपन पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़े थे, इसके न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे और बहुत मज़ा भी आया था। ठीक है, ये कहानी पूरी हो गई थी। उसके बाद वेज पढ़े थे, उसके बाद यूनिट वेक्टर पढ़े थे। अब जो है अपने को एडिशन ऑफ वेक्टर बाय मीन्स ऑफ कंपोनेंट पढ़ना है। एक सेकंड, इसको मिटा देता हूँ। हाँ तो हाँ भाई साहब, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय मीन्स ऑफ कंपोनेंट। क्या मीन्स ऑफ कंपोनेंट? अब देखो होता क्या है। मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है कोई, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये एक्स ये वाई, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब मान लेते हैं कोई वेक्टर है ए वेक्टर। ये मतलब क्या? मतलब कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस में मान लेते हैं कोई पार्टिकल यहाँ से उछल के यहाँ गया विथ वेलोसिटी ए वेक्टर, वी ए वेक्टर बोल लो इसको। उसके बाद वो पार्टिकल यहाँ से उछल के यहाँ गया ऐसे, बी वेक्टर। और या फिर इसका डिस्प्लेसमेंट बोल लो, ये यहाँ से उठ के यहाँ, इसका पोजीशन वेक्टर बोल लो, ये इतना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये ए वेक्टर है, फिर यहाँ तक आया। उसके बाद यहाँ ऊपर चला गया ये यहाँ तक, इसको बोल लो बी वेक्टर। तो क्या मैं इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ऐसे बना सकता हूँ क्या? तुम लोग बोलो कैसे 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 कैसे? क्योंकि अगर ये ए वेक्टर होता है, ये बी वेक्टर होता है, तो उनका रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ से ये हो जाता है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना? होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता तो है, होता तो है। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट है, क्या ये रिजल्टेंट भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा? होगा, बिल्कुल होगा, वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे ये तो नॉर्मल वेक्टर्स है, इसमें कंपोनेंट कहाँ आया? अब करते हैं कंपोनेंट की बात। तो क्या ए वेक्टर का एक्स एक्सिस में कोई कंपोनेंट दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है मेरे को, ये यहाँ तक। तो ओ से लेके ए तक जो है ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, बिल्कुल है। और बी वेक्टर का क्या कंपोनेंट है? ये वाला कंपोनेंट है, ये जुम 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 ए से लेके बी तक, ये क्या है? बी एक्स। ठीक है, क्या ये ए एक्स ये बी एक्स? क्या इन दोनों का वाई में भी कोई कंपोनेंट है? हाँ है, ये ए वेक्टर का वाई में ये वाला कंपोनेंट, ये देखो, और बी वेक्टर का वाई में ये वाला कंपोनेंट, ये देखो। ठीक है, तो ये ओ ए ओ बी, ये ए वाई ले लेता हूँ मैं, और ये बी वाई ले लेता हूँ इसको। ये बी वाई क्या चीज़ है? ये ओ से बी तक का डिस्टेंस है ना, ए बी नहीं है, ये ओ से बी तक का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब देखो, मैं ए वेक्टर को क्या
ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप बोल सकता हूँ क्या? क्या बोल रहा हूँ मैं? ए वेक्टर को ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप बोल सकता हूँ क्या? क्या 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 बोल रहे हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बोल रहे हो क्या अभी तुम लोग? चलो लिख के दिखा दो। ए वेक्टर को ए एक्स आई कैप प्लस ए जे कैप बोल सकता हूँ क्या? हैं? ये ए एक्स, ये ए वाई, ए एक्स का डायरेक्शन आई में तो आई कैप लगा दिए, ये ए वाई का डायरेक्शन जे में मतलब वाई डायरेक्शन में तो जे कैप लगा दिए। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप बोल लूँ? हाँ बोल लिया। अब देखो, अब बी की बारी। तो बी वेक्टर को क्या मैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ, जैसे ए को बोला वैसे ही यार। तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है? याद रखना, अभी हल्का फुल्का धीरे धीरे समझ में आएगा। अब इन सब को भूल जाओ और सिर्फ आर वेक्टर को देखो, सिर्फ और सिर्फ अब आर वेक्टर को देखो। अब ब्लैक पेन से करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अब आर वेक्टर को देखो। तो आर वेक्टर का जो एक्स डायरेक्शन है तो उसको आर एक्स बोल सकता हूँ क्या मैं? इसको आर एक्स बोल सकता हूँ क्या? अगर आर यहाँ पे थीटा एंगल पे बना है तो थीटा एंगल पे आर, तो इसका एक्स जो डायरेक्शन है ओ बी, उसको आर एक्स बोल सकता हूँ क्या? हाँ, आर के एक्स कंपोनेंट को मैं आर एक्स बोल सकता हूँ। वहीं आर का एक वाई कंपोनेंट भी है जिसको मैं आर वाई बोलूँगा। ओ ए क्या है? ए वाई, ए बी क्या है? बी वाई, ओ ए क्या है? ए एक्स, ए बी क्या है? बी एक्स, ठीक है? तो इसको मैं आर वाई बोल सकता हूँ, आर के वाई कंपोनेंट को मैं आर वाई बोल सकता हूँ, ठीक है? बहुत सही, आर के वाई कंपोनेंट को मैं आर वाई बोल सकता हूँ। तो फिर मैं आर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी एक्स बोल सकता हूँ क्या? ठीक है, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ओ ए प्लस बी एक्स बोल सकता हूँ क्या? हाँ यार, दिख तो रहा है ओ बी, आर एक्स क्या है? ओ बी, ठीक है? और ए एक्स क्या है? ओ ए प्लस ए बी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए बी, है ना? तो वहाँ से ये आर एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स आ गया, ठीक है? अब मैं आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई बोल सकता हूँ क्या? हाँ यार, दिख तो रहा है। तो आर वाई इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी वाई, ये बोल लिया मैं, ठीक है? आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई बोल लिया, आर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी एक्स बोल लिया। अब क्या? अब क्या, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे भी वही काम किया था क्या? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो क्या मैं इस आर वेक्टर की जगह इसको डाल दूँ? डाल देता हूँ। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप, आई कैप आएगा यार यहाँ पे, सॉरी, जे कैप। तो क्या मैं आई कैप और जे कैप वालों को कॉमन ले लूँ? तो आई कैप के साथ आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस जे कैप के साथ आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है? तो क्या मैं आर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी एक्स लिया था क्या? हाँ यार, यहाँ ए एक्स प्लस बी एक्स आ गया। आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई लिया था क्या? हाँ, ए वाई प्लस बी वाई आ गया। तो यहाँ से अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ये एक अल्टीमेट फॉर्मूला निकल के आता है मेरे पास, ठीक है? तो ऐसे जो है ये वेक्टर एडिशन कंपोनेंट मेथड से होता है। मतलब अगर कोई दो वेक्टर ऐसे हैं तो उनको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस तरीके से, और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है? इनके क्वेश्चन देखेंगे ना अपन तो अपने को पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा मामला, ठीक है?
ठीक है। तो अभी अभी हमने देखा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड कैसे होता है, ठीक है। लेकिन उसमें अपन ने कुछ कुछ चीज़ें नहीं देखी थी। क्या क्या चीज़ें, जैसे रिजल्टेंट का डायरेक्शन कंपोनेंट मेथड में क्या होता है, ठीक है। वो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो कंपोनेंट मेथड में क्या होता है, और वो जो रिजल्टेंट है अगर वो 3D में होगा तो क्या होगा। तो चलो वो सब चीज़ें देखते हैं। अगर मान लेते हैं, चलो अभी अभी अपन देखे थे कि ये एक्स कंपोनेंट हो जाता है, इधर वाई, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो ठीक है ये रिजल्टेंट आता है ऐसे करके, ठीक है। और ये अगर ए है और ये अगर बी है तो, और ये थीटा है तो, ठीक है, ऐसा कुछ होता था। तो अभी अपन देखे थे कि r इज इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप होता था, ठीक है। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, r इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। तो अब इस रिजल्टेंट का, ये तो वेक्टर फॉर्म है, ये तो वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म कैसे, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, तो अब इसका मैग्नीट्यूड जो है ऐसे निकलता है, कैसे, ऐसे आर का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अगर रूट ओवर आर एक्स और आर वाई की मैं वैल्यू डाल दूँ, मतलब ये और ये, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ आर को डिपिक्ट करता है। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, ठीक है। ये रिजल्टेंट है ना, तो इसको अलग से बना लूँ अगर मैं, तो ये ऐसे करके ये रिजल्टेंट गया है, ठीक है। तो ये इसका वाई कंपोनेंट बोल सकते हैं क्या इसको, और इसको एक्स बोल सकते हैं क्या। अब बोलोगे भाई आर वाई तो ये है, तो मैं बोला था कि वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो आर वाई बोल दिया, इसको एक्स बोल दिया। ये भी आर वाई है, ऐसा नहीं है, ये भी आर वाई है, ठीक है। तो ये थीटा एंगल है, तो इसका एंगल ही कैसे निकालना है, एंगल कुछ ऐसे निकालना है कि टैन थीटा लेना है। टैन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब आर वाई बाय आर एक्स। अब क्या मैं इसका वो डाल सकता हूँ वैल्यू, बिल्कुल डाल सकता हूँ। तो आर वाई का क्या है, ए वाई प्लस बी वाई, मैं इधर डाल देता हूँ, तो ए वाई प्लस बी वाई अपॉन आर एक्स का वैल्यू क्या है, ये ए एक्स प्लस बी एक्स, तो ये ए एक्स प्लस बी एक्स। तो अब कुल मिला के कौन कौन सा चीज़ें याद रखनी है अपने को, एक ये वाला चीज़, एक ये वाला चीज़ और एक ये वाला चीज़, ये तीन चीज़ अपने को याद रखना है, ठीक है। इन सब का प्रूफ हो गया। अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा 3D की तरफ। अगर 3 डायमेंशनल चल रहा है गेम तो क्या होगा, तो आर वेक्टर जो है, यहाँ बता रहा हूँ, तो आर वेक्टर जो है वो हो जाएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो है वो हो जाएगा रूट ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी जेड का स्क्वायर, ए जेड प्लस बी जेड का होल स्क्वायर। इन तीन चीज़ के स्क्वायर से इसका मैग्नीट्यूड बनेगा, कब, जब ये 3 डायमेंशनल होगा। 3D की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस समय tan थीटा भी क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स सी जेड, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अब पूरा अपना थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल की तरफ। चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्या बोलता है, इफ a इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और b वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 2a कैप प्लस b कैप और 3a वेक्टर
माइनस बी वेक्टर, मतलब 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर और 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो है अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो पहले मैं क्या 2a वेक्टर निकाल लूँ, क्या निकाल लेता हूँ। तो 2a वेक्टर मेरे को मिल जाएगा, a वेक्टर में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4i माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ b वेक्टर, तो दिया हुआ है मेरे को, और क्या 2a, और फिर 3a की ज़रूरत पड़ेगी, 3a वेक्टर निकाल लेता हूँ। तो 3 टाइम्स ऑफ a मतलब 6i कैप और माइनस 3j कैप प्लस 9k कैप। क्या ये होगा? हाँ ये होगा। तो अब मेरे को क्या बोला है? 2a प्लस बी का यूनिट वेक्टर। तो मैं पहले 2a प्लस बी वेक्टर फाइंड करता हूँ। तो मान लेता हूँ एक c वेक्टर है जो कि है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। मैं वैल्यू डालता हूँ। 2a ये है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, 6k कैप। ठीक है, अब b वेक्टर डालता हूँ प्लस b वेक्टर, b वेक्टर किधर है अपना? ये प्लस b वेक्टर डालता हूँ 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब मैं क्या c वेक्टर की जगह इन सबको प्लस कर दूँ। तो ये प्लस कैसे होते हैं? अभी अपन देखिए कि i कैप वाला i कैप से ही प्लस होता है, j कैप वाला j कैप से ही प्लस होता है या माइनस होता है, और k कैप वाला प्लस k कैप वाले से ही प्लस होता है या माइनस होता है। अब ये देखे ना, ये x प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप ऐसे होता था ना। तो मतलब आई कैप एक जगह, जे कैप एक जगह, के कैप एक जगह। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू अपन आई कैप के साथ जो है 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 लिख देता हूँ। चलो ठीक है, जे कैप मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ जे कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, कि माइनस था तो कॉमन निकाल लिया तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब के कैप, तो प्लस के कैप कॉमन निकाल लिया, क्या है 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 लिख दिया। सॉल्व करते हैं अब इसको। तो सी वेक्टर जो है वो आ जाएगा अपने पास 4 प्लस 3 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये जो है एक सी वेक्टर आ गया जो ये दिया था। अपने को क्या निकालना है अभी? इसका यूनिट वेक्टर निकालना है अभी इसका। अच्छा, यहीं पे ख़त्म नहीं होता खेल, इतना वेक्टर तो निकाल लिया, अब यूनिट वेक्टर निकालो। पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा सी वेक्टर का। तो रूट ओवर 49 प्लस 4 नहीं प्लस 16, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 49 59 69 79 प्लस तो रूट ओवर 81, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना आया 9। तो सी का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? सी वेक्टर मतलब ये बाय 9, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर बाय सी वेक्टर, सॉरी सी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर कितना है 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो यहाँ लिखूँगा 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस 4 के कैप। अरे यार इधर का दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, हल्का फुल्का दिख रहा है। ठीक है सर, हो गया प्लस 4 के कैप। अब क्या करूँगा? अब जो है मैग्नीट्यूड ऑफ सी ऐसे डाल दूंगा। तो सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये सी कैप क्या आ जाएगा 7/9 आई कैप माइनस 4/9 जे कैप प्लस 4/9 के कैप। ये है सी का यूनिट वेक्टर, मतलब इस टर्म का यूनिट वेक्टर। अब सेकेंड टर्म भी दिया हुआ है ये वाला, तो इसका निकालते हैं।
अब देखो भाई, इसका मैं मिटाने जा रहा हूँ, इसको देख लो, 5 तक गिन रहा हूँ, देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। 1 2 3 4 5। बाय बाय। सेकंड पार्ट का निकालते हैं अब। हाँ ठीक है, दूसरे पार्ट। तो अब लिखते हैं आर वेक्टर, जो कि है 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो 3a कितना है ये दिया हुआ है, माइनस बी कितना है वो दिया हुआ है। तो 3a की जगह लिख 6i माइनस 3j कैप प्लस 9k कैप और माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो अब इसको इससे माइनस कर दो, आई वाला आई से माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 3i कैप माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5j कैप 9 माइनस 2 7k कैप। तो आर वेक्टर क्या आ गया ये। अब आर का यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर के लिए पहले चाहिए अपने को मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 25 प्लस 49, 9 प्लस 25 प्लस 49, 14 59 69, 69 प्लस 79, 79 प्लस नहीं रुक जाओ 59 69। ठीक है, उसके बाद 14, तो 79 प्लस √83 आ रहा है इसका, √83। तो इसका तो कुछ बनता नहीं, 83 का तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो आर कैप इज इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या दिया है वो ये वाला चीज़ दिया हुआ है, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या दिया है ये दिया हुआ है। डाल देते हैं इसको, तो 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप अपॉन √83। तो ये जो है इसका यूनिट वेक्टर है इस वाले टर्म का, और इसका तो अभी देख लिए थे अपन। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ का क्वेश्चन, ये क्या बोलता है कि डिटरमाइन दैट वेक्टर which when added to the resultant of a vector and b vector gives unit vector along y direction। मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट से एक वेक्टर ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। तो अपने को वो वेक्टर बताना है कि वो वेक्टर कौन सा है जिसको अपन ऐड करेंगे इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ, तो अपने को y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलेगा, मतलब j कैप मिलेगा। चलो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले तो मैं ना क्या करता हूँ, ए और बी का रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ। तो मान लेता हूँ एक रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर, जो कि है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मेरे को मैग्नीट्यूड से तो काम नहीं है, मेरे को तो डायरेक्ट वेक्टर निकालना है, तो डायरेक्ट प्लस करूँगा। तो आई वाला टर्म आई से, चलो यार ऐसे करो, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, आई वाला टर्म आई से प्लस होगा, जे वाला जे से और के वाला के से। तो 3i प्लस 2i 5i कैप होगा क्या, माइनस 5j प्लस 4j, तो माइनस j होगा क्या, प्लस 7 माइनस 3 प्लस 4k कैप। ये जो है अपने पास आया रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसमें एक वेक्टर और जोड़ता हूँ तो मेरे को मिलता है जे कैप। तो मैं वो एक वेक्टर जो जोड़ना है उसको सी वेक्टर ले लेता हूँ। तो अब मेरे को ऐसा कंडीशन गिवन है कि आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू दिया है जे कैप। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो आर वेक्टर तो अपने को ये दिया हुआ है, तो 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू जे कैप। इस पूरे टर्म को उठा के इधर ले आते हैं तो सी वेक्टर आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा। तो सी वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा -5i कैप
और ये माइनस जे का प्लस जे हो जाएगा, तो प्लस 2j कैप और -4k कैप। तो ये जो है वो रिक्वायर्ड वेक्टर है अपना, जो इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, कि डिटरमाइन दैट वेक्टर, दिस इज दैट वेक्टर। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अब देखते हैं यार ये वाला क्वेश्चन, ये जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाना। ठीक है, देखो 3 दोस्त है, 1 2 3, सिंपली नाम रख दिए ऐसे, चिंटू बिट्टू सोनू, जो भी नाम रखना रख लो। ठीक है, आर पुलिंग द 4th फ्रेंड विथ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, ये माइनस नहीं है ना, ये मैग्नीट्यूड के बाद ऐसा साइन दिया है, 10 न्यूटन, 4 न्यूटन और एफ न्यूटन, ये कैसा न्यूटन है। ठीक है, एफ मतलब कोई वैल्यू है फोर्स की। ठीक है, फाइंड द फोर्स इफ ग्रेन रिमेन्स इक्विलिब्रियम, मतलब ग्रेन नहीं है भाई साहब, फ्रेंड है। 4th फ्रेंड रिमेन इक्विलिब्रियम। देखो पहला दोस्त किधर है, इधर, दूसरा किधर है, इधर, तीसरा किधर है, इधर, और चौथा किधर है, ये बीच में, ये चौथा है। ठीक है, तो अपने को करना क्या है कि अब मैं एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से देखना, इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छे से देखना इसको। ठीक है, अगर कोई चीज़, इफ anything is in equilibrium, then the total force along any direction becomes 0. Becomes 0। मतलब क्या, मतलब अगर x में लगेगा फोर्स, मतलब इन सब का, इसका x कंपोनेंट निकाल ले, इसका x कंपोनेंट निकाल ले और इसका भी x कंपोनेंट निकाल ले, तो क्या आएगा 0। या फिर x कंपोनेंट ना निकाल के इसका y कंपोनेंट इधर निकाल ले, इसका y कंपोनेंट इधर निकाल ले और इसका y कंपोनेंट इधर निकाल ले, तो भी वो क्या आएगा 0। या फिर एफ जेड का जो कंपोनेंट है वो भी क्या आएगा 0। क्या बोला मैंने, एफ एक्स कंपोनेंट, एफ वाई कंपोनेंट, एफ जेड कंपोनेंट, तीनों जो है 0 आएगा। या फिर एक कंडीशन और है कि एफ नेट इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश 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 Fn, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस पार्टिकल पे, अगर इक्विलिब्रियम पे तो वो 0 हो जाएगा। तो मैं जो हूँ जनरली ये वाले कंडीशंस प्रीफर करता हूँ, और इन कंडीशंस से क्वेश्चंस लगाना ज़्यादा वो सरल समझता हूँ। अकॉर्डिंग टू इससे भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे भी। F1 क्या है, F1 ये है, तो F1 को क्या लिखेंगे, 10 cos 60 i कैप प्लस 10 sin 60 j कैप। ठीक है, ये F1 हो जाएगा। फिर F2 क्या है, 4 cos 30 i कैप 4 sin 30 j कैप, ऐसे करके लिखना है। लेकिन मैं जनरली ये वाले कंडीशन प्रेफर करता हूँ, इससे जल्दी क्वेश्चंस बन जाते करके। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस जो है, कोई पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो उनके लिए है ना, याद रखो इसको, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो इसको देख लिए, अब इसको मैं मिटाता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। टन 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 हाँ ठीक है, चलो। हाँ,
तो मैं जनरली कौन से वो ट्रिक प्रीफर करता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। मैं सबका जो है एक्स कंपोनेंट लेने वाला हूँ, 1 का 2 का 3 का, उसके क्या करने वाला हूँ, सबको 0 से रिलेट कर देने वाला हूँ। ठीक है, कैसे? मैं फर्स्ट वाले फोर्स का एक्स कंपोनेंट लेता हूँ, तो ये 10 है, तो ये 10 cos 60 हो जाएगा, 10 cos 60। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं भाई? अरे यार, हो रहा है कि नहीं? ये हो रहा है, चलो ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, ये 10 cos 60 है। 10 cos 60 बोले तो x कंपोनेंट। अब मैं लूँगा 4 का x कंपोनेंट। 10 cos 60 किधर आया? इधर। अब मैं 4 का x कंपोनेंट लूँगा, तो 4 cos 30 आएगा क्या? आ जाएगा 4 cos 30। ठीक है, और मैं ये f का भी ये वाला कंपोनेंट लूँगा, इस तरफ x वाला कंपोनेंट। तो देखो f का यहाँ 30 न्यूटन दी है, तो मेरे को ये वाला कंपोनेंट निकालना है, तो कितना लेना पड़ेगा? जितना डिग्री दिया रहता है उस तरफ जो कंपोनेंट लगता है वो कौन सा कंपोनेंट कहला जाता है? x। तो इसके लिए ये वाला जो है y कंपोनेंट कहलाएगा, और ये जो है f sin 30 आ जाएगा। कैसे कैसे, क्या समझ नहीं आया तुम लोगों को? अगर ये x है, ये y है, और ये है ऐसे f, तो उसके लिए जो है ना यहाँ पे 30 बना हुआ है, तो उसका जो x कंपोनेंट है ना f का, वो इस तरफ आ जाएगा। तो f cos थीटा इधर आएगा, f cos 30 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो f का जो है साइन कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस तरफ के लिए, तो यहाँ लेंगे f sin 30। समझ गए? f का साइन क्यों लेंगे? क्योंकि जिस तरफ एंगल बनता है उसी तरफ कॉस वाला एंगल रहता है, और जिस तरफ एंगल नहीं बनता उस तरफ साइन का लेना रहता है। अपन पिछले लेक्चर में बात किए थे इस बात की। ठीक है, तो मेरे को क्या मिला? 10 cos 60 माइनस क्यों? क्योंकि 10 cos 60 इधर, 4 cos 30 इधर, तो -4 cos 30, और ये माइनस f sin 30, माइनस f sin 30 इज इक्वल्स टू क्या? 0, क्योंकि एफ एक्स जो है इक्विलिब्रियम में क्या होता है? 0। तो ये हो गया 0। अब इसको कैलकुलेट करना है और f की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस पूरे टर्म को इधर ले जाता हूँ 0 की तरफ, तो प्लस में आ जाएगा। तो 10 cos 60 मतलब 1/2 माइनस 4 √3/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू f/2। ठीक, तो ये 2 से 2 गया ना, मतलब 10 गया, ये 5 माइनस 2 √3, 5 माइनस 2 √3 इज इक्वल्स टू f/2। तो f क्या हो जाएगा? f हो जाएगा 10 माइनस 4 √3, ये आएगा फोर्स का वैल्यू, इस फोर्स का। मतलब इतने फोर्स को मैं ऐड करूँगा तब जाके मेरा काम बनेगा। ठीक है, तो हो भी यार, ये वाला क्वेश्चन मेरे को लग रहा है समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है 4 दोस्तों की लालच की कहानी। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे बीच में रखा है सोना। ठीक है, और 4 दोस्त इसको खींच रहे हैं। एक इधर F1, ये बलशाली है बहुत। ठीक है, F1, ये F2, ये 5 न्यूटन और ये 10 न्यूटन से। ठीक है भाई, ये जो है सोना, ये हिल ही नहीं रही, ये इक्विलिब्रियम में आ गया है। अब अपने को बोला है कि ये F1 और ये F2 का वैल्यू खोजने का है। ठीक है, क्या बोले हैं? F1 और F2 का वैल्यू ढूंढ के निकालना है। तो देखो 60 डिग्री जो है किसका दिया है? ये जो 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन जो है इस x वाले लाइन से वो 60 डिग्री पे है। ठीक है, और इस y वाले लाइन से ये F2 जो है वो 60 डिग्री पे है। मतलब y वाली लाइन से, मतलब x वाली लाइन से F2 कितने दूरी पे है? 30 डिग्री पे। ठीक है, कैसे? ये पूरा 90 और ये 60, तो 90 माइनस 60, 30 डिग्री। ठीक है, अब पिछले में अभी जैसे किए थे अपन x और y के अकॉर्डिंग पे मैं क्या बोलते हैं इधर और उधर गिराऊंगा और 0 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये 37 डिग्री है y से, तो ये 53 डिग्री होगा x से। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैं जो हूँ f(x) = 0 का
यूज़ करने वाला हूँ, मतलब सारे जो फोर्सेस हैं सबको मैं x के अलॉन्ग लाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो ये F1 वेक्टर जो है, तो F1 में cos 90 करूँगा तो कितना हो जाएगा, नहीं यार ये F1 जो है ये इधर रिजॉल्व हो ही नहीं सकता है, ये F1 को y वेक्टर के अलॉन्ग रिजॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा इधर या उधर रिजॉल्व किया था मैं। ठीक, तो फिर मैं क्या करूँ अब, तो फिर मैं x को इन सब फोर्सेस को, इसको और इसको x में रिजॉल्व करके F2 की वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो अगर F2 को मैं x में रिजॉल्व करूँ तो F2 cos 30 हो जाएगा, F2 cos 30 डिग्री हो जाएगा। F2 का ये जो करके ये 30 डिग्री। ठीक है, अब मैं 5 न्यूटन को x के अकॉर्डिंग में रिजॉल्व करता हूँ, तो ये 5 न्यूटन जो है ये 60 डिग्री पे है, ये दिया हुआ है, गिवन है। तो 5 को मैं ऐसे करूँगा तो +5 cos 60 डिग्री। ठीक है, देखो अब इधर जो है ये 10 न्यूटन है 53 डिग्री पे नीचे x से। ठीक है, x से कितने पे, 53 डिग्री पे है ये 10 न्यूटन। अब ये जो 10 न्यूटन है, इस 10 न्यूटन को मैं x में रिजॉल्व करूँगा तो -10 cos 53 आएगा। माइनस क्यों, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है और अभी तक अपन जो देखें वो इस तरफ जा रहा था। ठीक है, तो माइनस ऑफ 10 cos 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। ये जो है ये पूरा x का कंपोनेंट है और पूरा 0 हो जाएगा इक्वल में। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब क्या सबको उधर लेके जाऊँ, तो F2 cos 30 बोले तो √3/2 होता है ना, नहीं cos 30 हाँ √3/2 होता है। 10 cos 53 मतलब ये देखो 53 डिग्री एंगल है, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये 53 डिग्री है तो ये 4 होता है, ये 3 होता है और ये 5 होता है। तो cos 53 मतलब बेस बाय हाइपोटेनस मतलब 3/5, cos 53 मतलब 3/5। तो सबको उधर ले जाता हूँ तो 5 -5 cos 60 पहले तो 10, ये प्लस में आ जाएगा ना, 10 cos 53 मतलब 3/5 और ये माइनस में आ जाएगा 5 cos 60 मतलब तो हाफ, तो 5 × हाफ हो जाएगा ये। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, ये इधर और इधर हो गया। अब F2 निकाल सकता हूँ क्या मैं, हाँ निकाल सकता हूँ। ये 5 से 2 टाइम्स ये 6 और ये 5/2। ठीक है, F2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई और √3 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 6 और 2 12 माइनस ये 12 हो जाएगा क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हुआ इंटू 2 तो -5। ठीक है, बाय √3 मतलब बाय √3 माइनस में हो जाएगा और ये 12 मतलब 7/√3 जो है F2 का वैल्यू है। इतना न्यूटन जब फोर्स लगेगा इधर पे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब F1 का निकालते हैं। ठीक है, ये तो हो गई F2 तक की बात, अब F1 निकालते हैं, रुक जाओ। F1 अब करता हूँ मैं रेड पेन से। ठीक है, तो वो हो गया F2। अब F1, अब सबको मैं y के अलॉन्ग पे कर दूंगा तो क्या वो F1 के इक्वल आ जाएगा क्या, क्योंकि F1 इधर है और बाकी सब उधर हो जाएंगे। तो चलो सबको F1 के अलॉन्ग कर देता हूँ। तो ये देखो मेरे पास है 10 और यहाँ से 37 डिग्री, तो इसको मैं इसके अलॉन्ग करूँगा तो 10 cos 37 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा 10 cos 37 डिग्री। ठीक है, अब ये जो है 5 न्यूटन वाला ये कितना डिग्री पे है, ये इधर से ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना डिग्री पे होना चाहिए, 30 डिग्री पे। यहाँ y से ये जो 5 न्यूटन है 30 डिग्री पे इज +5 cos 30। देखो उसमें भी cos इसमें भी cos क्यों ले रहा हूँ, देखो मैं एंगल बदल के ले रहा हूँ ना, इधर cos 30 है तो इस तरफ आ जाएगा ना ये cos वाला,
ठीक है। अब F2 जो है कितना दूर है, 60 डिग्री दूर है y से, तो F2 cos 60, F2 की जगह तो ये आ गया, तो 7/√3 cos 60। ठीक है। अब और क्या बच रहा है, और बस इज इक्वल्स टू F2 आ जा रहा है, मतलब इज इक्वल्स टू F1 आ जा रहा है। ठीक है। इज इक्वल्स टू कैसे आया, मैं माइनस F1 करता, इज इक्वल्स टू 0 डाल देता, इससे अच्छा मैं F1 को डायरेक्ट उधर ले गया। ठीक। 10 cos 37, cos 37 बोले तो ये अगर 37 डिग्री बनता है तो इधर आता है 3, इधर 4 और इधर 5। cos बोले तो बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब 4/5, cos 37 मतलब 4/5, तो 10 × 4/5 प्लस 5 × cos 30 मतलब √3/2 प्लस 7/√3। ठीक है। अब देखो यहाँ से जो है cos 60 दिख रहे, cos 60 बोले तो 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, F1। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये 5 से ये 2 टाइम्स, तो 2 4 8। ठीक है। ये 5√3/2, 5√3/2 और ये 7/2√3 प्लस 7/2√3 इज इक्वल्स टू F1। मैं इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करने वाला। ठीक है। करना है तो आप कर सकते हो, बाकी इससे ज़्यादा नहीं करना वाला। ठीक है। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया यार ये तो। अब देखा जाए जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन। ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत किसी किसी को लग सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। देखते हैं। 2 वेक्टर्स a वेक्टर इज इक्वल टू a i कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू a cos ओमेगा t i कैप प्लस साइन ओमेगा t j कैप, वेयर a इज कांस्टेंट। a जो है, ये वाला a जो है ये कांस्टेंट है और ओमेगा दिया है π/6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। ये कई लोगों को अभी तक ओमेगा का वैल्यू नहीं पता होगा, लेकिन तुम लोग जो है अभी सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलो कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं आती इस क्वेश्चन में से। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कहीं भी डाउट आए तो ये स्किप भी कर सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है। ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक। रेडियन पर सेकेंड, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एट टाइम टी टाइम पे। अब तुम लोग बोलोगे यार वेक्टर्स में ये टाइम कहाँ से आ गया। ठीक है। देखो ये कौन सा टाइम है, ये टी, ये ओमेगा के साथ ये जो टी है ना वो वाला टाइम है। ये द वैल्यू ऑफ टाइम टी इज, उसी टी टाइम का जो है ना वैल्यू पूछ रहा है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप वाला है। देखो अब जो है घबराना बस मत थोड़ा सा। ठीक है। घबराना मत। अब देखो ए जो है यहाँ पे दिया है अपने को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मेरे को पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लेना चाहिए। मेरा दिमाग तो यही कहता है मेरे से। तो ठीक है, मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर निकाल लेता हूँ। तो मेरे को यहाँ से मिलेगा ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी आई कैप। आई कैप के अंदर क्या है, ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी, आई कैप वाले है ना दोनों, देखो, प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, साइन ओमेगा टी जे कैप। यहाँ अपन बॉर्डरिंग कर देते हैं, आधा क्वेश्चन उधर सॉल्व कर लेंगे ना भाई। ठीक है। अब देखो मेरे को मैग्नीट्यूड बोला है तो मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। अब इसका ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी का होल का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, एक सेकेंड, ये ए साइन ओमेगा टी, ए बाहर है ना, ए यहाँ पे, तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो √ यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2ab 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी
प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ बताऊँगा। तो ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ से और यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, ये तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा क्या। इसको मैं सजा के ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल। अब यहाँ पे कुछ तो लोचा लग रहा है भाई साहब। यहाँ एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब तुम लोग बोलोगे यार थीटा तो नहीं, यहाँ तो ओमेगा टी है। देखो भाई साहब, सिर्फ थीटा के लिए नहीं है वो वैलिड एंगल, साइन के आगे जो भी टर्म है, साइन के आगे जो भी टर्म है या कॉस के आगे जो भी टर्म है, अगर साइन और कॉस के आगे सेम टर्म है, जैसे साइन टी और कॉस टी, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 होके रहेगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होके रहेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होके रहेगा। वैसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 होके रहेगा। ठीक है, तो देखो, तो रूट ओवर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा टर्म जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 में कन्वर्ट। ठीक है, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ से मैं 2a स्क्वायर कॉमन उठा लेता हूँ। ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, तो ये 1 प्लस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस ओमेगा टी आ गया। अब क्या, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इस चीज़ का जो है ना एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, देखो एडवांस का क्वेश्चन है, इसीलिए 11वीं वालों को तो समझ आने से रहा है। ठीक है, ड्रॉपर वाला अगर कोई देख रहा होगा तो मेरी किस्मत है। ठीक, तो 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, देखो जिसको हजम हुआ हजम कर लो, जिसको नहीं हुआ ये मैथ्स का फॉर्मूला है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा, तो यहाँ ओमेगा टी है, तो वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस कॉस ओमेगा टी है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी का 1 प्लस कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। समझ गए, तो इसकी जगह मैं ये डाल दूंगा उठा के यहाँ पे। ठीक है, तो एक सेकेंड इधर लिखूंगा अब मैं, वना 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 वना। ठीक है, इस चीज़ को, अरे यार, ठीक है, तो अब क्या होगा, इस चीज़ को जो है ना मैं यहाँ पे लिखूंगा, और ये 1 प्लस कॉस ओमेगा टी की जगह मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है भाई, डाल देता हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बहुत बड़ा जाने वाला है ये क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ प्लस निकाल रहा हूँ, फिर ये माइनस भी निकालना है मेरे को अभी। तो रूट ओवर 2a स्क्वायर और इंटू 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ की जगह वो डाल दिया, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सही। तो ये 2 इंटू 2 4, ए स्क्वायर इंटू ये ए स्क्वायर तो है ही, और ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या बन जाएगा, 2a कॉस ओमेगा टी बाय 2। यहाँ तक आ गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का। ठीक है, तो इसको सिर्फ याद रखो, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ और ये सब मिटाता हूँ। अब मेरे को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, क्योंकि इसको देख लो भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ठीक है, अब मेरे को प्रोसीड करना है आगे।
क्या है, इसको यहाँ लिख लेता हूँ ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसीलिए एडवांस में है भाई साहब ये, कॉस ओमेगा टी बाय 2। टाइम खाएगा ना तुम्हारा तगड़े से, ठीक है। वो तो मैं समझा रहा हूँ, कल टाइम लग रहा होता, 2 से 4 मिनट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब जो है मैं क्या करूँगा, a माइनस बी निकालूंगा। तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, थोड़ा जल्दी करते हैं यार, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे को। तो a माइनस ए कॉस ओमेगा टी आई कैप के अंदर प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप के अंदर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, ये आ जाएगा रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो a माइनस ए कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, ठीक है भाई। अब इसका स्क्वायरिंग करते हैं, धीरे धीरे डर बढ़ता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा नहीं दिख रहा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मेरे को दिख रहा है कि डर बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, ठीक है। डरने का नहीं, डरने का नहीं, ये फिजिक्स है। ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, अब इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन, साइन नहीं भाई कॉस, कॉस यार ऐसे मत करो यार, कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा, और ए स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ सिर्फ ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ ये बचा। अब और थोड़ा सा प्रोसीड करता हूँ और मैं ए स्क्वायर थोड़ा सा कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 2a स्क्वायर बचेगा, तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, आ जाएगा भाई, आ जाएगा बिल्कुल। अब देखो, अभी मैं तुम लोगों को एक 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया था। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है। अभी तो तुम लोग बोले थे, अभी तो मेरे को बोलोगे तुम लोग कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस लग गया ना भाई साहब, यहाँ माइनस लग गया, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। जिसको नहीं पता उसको नहीं पता, ड्रॉपर्स को पता होगा इसको, ये सब, ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब क्या करें, तो यहाँ पे अपने को 1 माइनस कॉस ओमेगा टी दिया है, तो मैं 1 माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह 1 माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो 2 कॉस ओमेगा टी बाई 2 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ 2 थीटा का थीटा हो गया, बाई 2 हुआ ना यार, बिल्कुल हुआ। तो अब यहाँ की जगह ये डाल दूंगा, तो ठीक है, डालता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट ओवर दर्द दिल दर्द जिगर दिल ने अरे भाई साहब साइन स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, मैं भी कुछ भी लिखता हूँ, पागल हो गया हूँ थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर में ही है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी सबको रूट के बाहर ला लो, तो ये हो जाएगा 2a साइन ओमेगा टी बाई 2, 2a साइन ओमेगा टी बाई 2। सेम टू सेम ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी की है, तो अपने को क्या मिला 2a कॉस ओमेगा टी बाई 2, ठीक है।
अब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो मैं इन सबको मिटाता हूँ अब। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओपी 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 ओपी। ठीक 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 ठीक। यहाँ a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया 2a साइन ओमेगा t बाय 2। ठीक, अब तो नया मामला शुरू हुआ है। ये इज इक्वल टू √3 टाइम्स ये दिया है मेरे को। तो ठीक है, करता हूँ मैं, बिल्कुल करूँगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक, हाँ, अरे रे रे रे। तो इसकी जगह मैं डालूंगा 2a cos ओमेगा t बाई 2, 2a cos ओमेगा t बाय 2, और इस एक मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी की जगह क्या डालूंगा, √3 इंटू 2a साइन ओमेगा t बाय 2। ठीक है, यह हो गया, बिल्कुल हो गया। 2 से 2 a से, 2 से 2 a से। ठीक है, तो cos ओमेगा t बाई 2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा t बाई 2। तो इसको मैं लिख लेता हूँ tan ओमेगा t बाई 2, tan ओमेगा t बाई 2। तुम लोग बोलो कैसे कैसे कैसे, इस cos ओमेगा t बाई 2 को मैं यहाँ नीचे ले आया, cos ओमेगा t बाई 2 को नीचे ले आया, और इस √3 को यहाँ 1 के नीचे इज इक्वल टू 1 बाय √3। ठीक है, इतना कहानी क्लियर है, 1 बाय √3। अब इधर का मिटाता हूँ, इधर प्रोसीड करते हैं अपन। अब मैं रेड से लिखूंगा, इतना आ गया, tan ओमेगा t बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाय √3। अब tan का कौन सा फॉर्मूला है, tan 30 इज इक्वल टू 1 बाय √3 होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो मैं रेडियन में 30 डिग्री को क्या लिखूंगा, π/6 लिखूंगा। तो tan ऑफ π/6 इज इक्वल टू 1 बाय √3 होता है। तो ओमेगा t बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय √3। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ये जो ओमेगा है वो मेरे को π/6 दिया है क्या, हाँ, ओमेगा मेरे को π/6 दिया हुआ है। ठीक है, तो ओमेगा मैं डालता हूँ इसमें, तो π/6 इंटू 2 इंटू टाइम इज इक्वल्स टू π/6 है भाई साहब, π/6, π/6। ठीक है, तो ये 6 से 6, पाई से पाई, तो टाइम क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड। देख रहे हो, इतना छोटा सा टाइम लाने के लिए मेरे को इतना लंबा सॉल्यूशन करना पड़ गया। ठीक है यार, तो बस यार इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अपन अपने अगले लेक्चर के लिए, तब तक स्वस्थ रहिए और पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।